हेलो एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि समतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा या फिर रियल इमेज बनेगा। और उसके बाद एक और चीज हमने फाइंड आउट किया था कि वो कितनी दूरी पर बनेगा, मिरर से कितनी दूरी पर उसका इमेज बनेगा। तो उसमें हमने पाया था कि पहला चीज तो ये था कि समतल दर्पण से कोई भी अगर हम इमेज फॉर्म करवा रहे थे तो वो इमेज बन रहा था आभासी। हम समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही मिलेगा। और एक दूसरा था कि मिरर से कितनी दूरी पर बन रहा था। तो हम वस्तु को जितनी दूरी पर रखेंगे, वस्तु को जितनी दूरी पर रखेंगे दर्पण से, ये लाइन थोड़ी उल्टी हो गई, दर्पण से उतनी ही, जितनी वस्तु पर रखेंगे दर्पण से उतनी ही दूरी पर हमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। अब ये हमने लिखा क्यों? क्योंकि इसमें हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इस लाइन को हमने लिख दिया। इसमें हमें ये पता करना है कि अगर समतल दर्पण से हम कोई प्रतिबिंब बना रहे हैं तो वो आभासी बनेगा, ठीक है, उतनी ही दूर पर बनेगा जितनी दूरी पर हमने रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को। ये कितना बड़ा बनेगा, मतलब कि हमने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है उसके हिसाब से कितना बड़ा बनेगा। जैसे ये इतना बड़ा पेन अगर मैंने मिरर के सामने रखा तो इसकी साइज क्या बनेगी, क्या इसका दोगुना लंबा दिखेगा, क्या इससे ज्यादा मोटा दिखेगा, इससे बड़ा दिखेगा, या फिर क्या भी। आज के इस वीडियो में हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हम एक यहाँ पे समतल दर्पण लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है जो कि प्लेन मिरर है। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई बट कोई बात नहीं। ये M1 M2 हमारे पास एक मिरर है जिसका ये वाला सरफेस हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर्ड करने का मतलब है कि इधर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी और ये जो अपर पार्ट है, अपर सरफेस है, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो चूंकि हमें इमेज की साइज पता करनी है तो अगर हम पॉइंट इमेज ले, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी कोई पॉइंट वस्तु लेंगे, बिंदु वस्तु लेंगे, तो हम उसका आकार तो नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बड़ी वस्तु लेंगे, ठीक है। तो हमने एक वस्तु लिया इतनी बड़ी, ठीक है, ये हो गया O और ये हो गया O डैश। तो अब पहला हमने ये देखा था, ठीक है, अब ये हमने ऑब्जेक्ट तो इतना लिया और पहला हमने देखा था कि आभासी प्रतिबिंब मिलता था, बनता था। और कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे, मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, कहीं इधर बनेगा, ठीक है, और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये मान लेते हैं कि इससे इसका इमेज एक बना यहाँ पर, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं I और मान लेते हैं ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मिरर से टकरा रही है वो पॉइंट है A। और सेम इससे चलने वाला रे भी मान लेते हैं कि ये जिस पॉइंट पर इस मिरर से टकराई वो पॉइंट है B, और इसका इमेज बना यहाँ पर। क्योंकि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही इस डिस्टेंस को भी हम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूरी पर उसका इमेज हमें मिलेगा समतल दर्पण में, ठीक है। तो O डैश का I डैश क्या है, उसका एक इमेज है। हमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा, छोटा बड़ा, जैसा भी, ये हम निकालेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से अभी तक तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसमें कैसे रिलेशन निकालें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लगा के निकाल लें। बट हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम इसको और इसको किसी भी तरीके से एक ट्राइंगल बना दें तो फिर हमारे पास एक थियरी होती है जिसे हम सर्वांग समता की थियरी कहते हैं, या फिर सर्वांग सम। अगर हम दो त्रिभुजों को प्रूफ कर दें तो फिर उसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बनाने के लिए आपको ये लिखना होगा। जब आप इस क्वेश्चन को अगर लिखें तो उसमें ये चीज लिखें। सबसे पहले तो इतना इस चीज को लिखें कि हमने एक वस्तु लिया जो जिसकी लंबाई O डैश है, जिसका इमेज I डैश है, ठीक है, इतना लिखे। अब उसके बाद इस पॉइंट को भी आप मेंशन करें कि OC, AB हो चुका है तो C, AC OC हमने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, O डैश B पे, और यहाँ से I और D, ये हम D कर देंगे, ठीक है। ID एक परपेंडिकुलर हमने किस पे डाला, BI डैश पे, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। तो अब इस तरीके से हमें क्या चीज मिला, देखिए OC, अब यहाँ लिखेंगे इस प्रकार OCID, OCID
हमें क्या मिला, हमें एक आयत मिला, आयत मिला। अब आयत का क्या डेफिनेशन होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं उसके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ सी बराबर आई डी के होगा, है ना। ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर होगा। इस बात को हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। हम इसको इक्वेशन नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और ये वाला भी इस त्रिभुज का हिस्सा है, तो हमें आगे काम आएगा, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ताकि हम वहाँ पे इसको यूज कर सकें, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा चीज देखेंगे कि ये चीज ओ ए बराबर होगा ए आई के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट का इमेज उससे मिरर से उतनी ही दूरी पर बनता है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर ही होगा ना। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ओ डैश बी और बी आई डैश ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं ओ डैश बी बराबर बी आई डैश, ठीक है। अब देखिए ये इतना ये एक आयत है, ये और ये पार्ट बराबर है, तो ये और ये पार्ट भी बराबर होगा, है ना। ये इतना मतलब ओ आई ये इतना ये बराबर होगा सी डी के। तो चूंकि ये इसके मध्य में है, मध्य में क्यों है, क्योंकि हमको ये पता है ना कि जितना दूरी पर ये रखे उतनी ही दूरी पर हमने इसको भी ड्रॉ किया है, उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है, तो इसका मिड पॉइंट हुआ। तो ये वाला ये पूरा इस पूरे के बराबर हुआ, तो उसी तरीके से ये वाला इसके भी तो बराबर होगा, है ना। हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ओ डैश बी बराबर है बी आई डैश के, और इससे हम देख रहे हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि सी बी बराबर है बी डी के, है ना। देखो ये इतना बराबर हुआ इस इतने के, ठीक है। यहाँ पे आप बी आई डैश कर दो, सी बी इज इक्वल टू बी डी के, ठीक है। सी बी बराबर होगा बी डी के, क्यों, क्योंकि ये इतना एक आयत है और ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ओ डैश बी आई डैश ये दोनों आपस में बराबर हैं और बी सी तथा बी डी आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी ओ डैश या फिर ओ डैश सी ये बराबर होगा डी आई डैश के। हम कह सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये साइज ये और ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये आयत है, यहाँ से यहाँ तक का एक आयत है, ये वाला पार्ट इस पूरे के बराबर होगा, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, इतना जितना बड़ा वो होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, और जब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये और ये इतना पार्ट यानी ओ डैश सी और डी आई डैश ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। हम इसे नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब देखिए हमें दो चीज मिल गई, एक भुजा ये 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 मिल गई, दो चीजें बराबर हो गई। तो अब हम कोई एक कोण अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो सर्वांग सिद्ध कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको आपस में बराबर दिखा देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसको सर्वांग सिद्ध करने में। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी व त्रिभुज आई डी आई डैश में। अब यहां से आप लिखेंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपका ओ सी बराबर आई डी, ये क्या हो गया, भुजा, ठीक है। और इक्वेशन 2 से क्या होगा, इक्वेशन 2 से क्या होगा, ओ डैश सी इज डी आई डैश, ये क्या हो गया, भुजा। अब दो भुजा बराबर होगी तो हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए एक कोण को बराबर करने की और आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इधर ले लेते हैं कि यहां से आप देखेंगे
ओ सी ओ डैश बराबर आई डी आई डैश। देखिए ओ सी ओ डैश और आई डी आई डैश दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। क्योंकि दोनों क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर इस चीज को लंब डाला था ना, तो लंब हम कहीं भी डालते हैं तो वो दोनों 90 डिग्री का हो ही जाता है। तो अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, अब ये क्या हो गया, ये हो गया कोण। तो अब देख रहे हैं हमने क्या किया, दो भुजा 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 और कोण, ये चीज हमने बराबर दिखा दिया। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि ओ ओ डैश सी आई आई डैश डी ट्राइंगल ओ ओ डैश सी, ये क्या है, सर्वांगसम है। ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है, ठीक है। आई आई डैश डी, ठीक है। आप इसे आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि ओ ओ डैश सर्वांगसम है आई आई डैश डी के, ठीक है। सो अब हमने एक बार ये भी बताया था कि सर्वांगसम में अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी तो बाकी जो बचे हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, हमें तो बस एक ही चीज का फाइंड करना है, ओ ओ डैश का आई आई डैश के साथ रिलेशन पता करना है। तो चूंकि ये और ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ ओ डैश बराबर आई आई डैश के। मतलब इसका ये यहाँ से हम ये चीज प्रूफ कर रहे हैं कि जितना बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ही बड़ा हमें इमेज मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप एक चीज बहुत एक शॉर्ट नोट आप समझ लीजिए। एक चीज आप कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ से कि समतल दर्पण से सबसे पहले इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, जो कि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया था। दूसरा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। तीसरा, सेम डिस्टेंस पर बनता है। सेम डिस्टेंस का मतलब कि हम मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी फॉर्म होगा। और दूसरा, उसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि कितना बड़ा हमारा इमेज बना वो उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये होता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सेम साइज। अब बस ये समझ लो, तो इसका मैग्निफिकेशन कुछ होता नहीं है, सेम साइज होता है। सेम साइज का मतलब जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा हमें उसका इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से आप फिर से सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे आपको कि हम क्या करेंगे, एक ओ ओ डैश हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें कुछ नियम पता है, समतल दर्पण से जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर बनता है। इसलिए ये ओ यहाँ है तो इसका एक इमेज आई बनेगा, और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से ये जो ओ डैश है उसका एक इमेज आई डैश पर बनेगा। ओ डैश बी और बी आई डैश ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने सरलता के लिए या फिर हम इसको प्रूफ कर सकें, इसके लिए हमने क्या किया, ओ सी एक परपेंडिकुलर ओ डैश बी पर डाला, आई डी एक परपेंडिकुलर बी आई डैश पर डाला, ठीक है। तो अब इस प्रकार हमें आई ओ सी डी या फिर ओ सी आई डी एक आयत मिला। उस आयत में ये यानी ओ सी बराबर है आई डी के, ठीक है। ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि हमको ये यूज करना है ट्राइंगल में। दूसरा, ये वाला ओ ए ये बराबर होगा ए आई के, सेम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ओ डैश बी बराबर होगा बी आई डैश के। अब चूंकि ये ओ सी आई डी ये एक आयत है, इसलिए ये वाला जो साइज है मतलब कि ओ आई बराबर होगा सी डी के। तो अगर ओ ए बराबर है ए आई के तो सी बी बराबर होगा बी डी के, ठीक है, बी डी के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ओ डैश बी बराबर है बी आई डैश के और सी बी बराबर है बी डी के, इसलिए ओ डैश सी बराबर होगा डी आई डैश के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दे देंगे क्योंकि हमें इसका भी यूज करना है। तो अब इस तरीके से हम चलेंगे इस ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूफ करने में। पहला हम ये निकाल चुके हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, 2 भुजा हो गया। अब एक एंगल हमें चाहिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, तो हम उसमें लिख देंगे कि ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू आई डी आई डैश, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हम भुजा को यूज करते हुए इन दोनों को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर लिए, जिससे
कि ओ डैश बराबर होगा आई आई डैश के, मतलब कि जितना लंबाई होगा हमारे ऑब्जेक्ट का उतना ही लंबा हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।